भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनना चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में ये पंक्तियां कही थी। ये पंक्तियां क्या सच साबित हुई? सच साबित तो हुई, लेकिन इसमें वक्त लगा। महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था 1922 में, और 1946 में हम एक संविधान सभा का गठन कर सके जिसमें भारतीयों की भूमिका थी और जिन्होंने इस देश का आईन, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान रचा एक लंबे समय अंतराल के बाद। आज संविधान की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग सेंटर चलाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं हर विषय की क्लासेस आपके लिए लेता आ रहा हूँ और इसमें आज हम संविधान की शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत में हम जानेंगे संविधान सभा तक हम कैसे पहुंचे, इसकी कहानी शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट आपको ले चलेगा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक बहुत महत्वपूर्ण नेता की तरफ। नाम बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक वो पहले व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने भारत का संविधान मांगने का प्रयास किया था या बनाने का प्रयास किया था। किस नाम से? स्वराज विधेयक। तिलक जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इससे याद रख सकते हैं आप स्वराज विधेयक। तिलक जी, सन याद रखना जरूरी है, 1895 के समय की बात है जब तिलक जी ने यह विधेयक पेश किया था या बनाने का प्रयास किया था। हालांकि यह असफल रहा, लेकिन यह विधेयक जीवित रहा और इसकी मांग को हम दोबारा से उठते हुए देखते हैं एक बार फिर। कब? 1916। 1916 वो समय था जब भारत में एक आंदोलन जन्म ले रहा था। आंदोलन गृह शासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन, वो जो आयरलैंड से प्रेरित था और जिसमें तिलक जी की सहयोगी थी एनी बेसेंट। पूरे भारत में यह आंदोलन खूब प्रचारित किया गया। जहां दक्षिण में एनी बेसेंट कमान संभाल रही थी, वहां उत्तर भारत और पश्चिम भारत की तरफ, मध्य भारत की तरफ तिलक जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और एक बार फिर से स्वराज विधेयक चर्चा में था। हालांकि इस बार भी असफलता ही हाथ लगी और हम हमारा संविधान बनाते बनाते रह गए। इसके पीछे अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक अधिनियम था, 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। और इस अधिनियम के स्वीकार कर लिए जाने के बाद चीजें बदल चुकी थी। हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ चले। इसके बाद यदि आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप 1920 महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए असहयोग आंदोलन को पढ़ते होंगे। हालांकि यह आंदोलन सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसी आंदोलन के दौरान या इस आंदोलन के समाप्ति काल के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने कहा था 1922 में कि भारत को जब भी स्वाधीनता मिले और वो जब भी हो तो भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही बनना चाहिए। एक पत्रिका आती थी गांधी जी की, हरिजन। आगे चल के ये पंक्तियां उसमें प्रकाशित भी हुई थी। ये भी एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मेरी क्लास अटेंड करते वक्त आप चीज़ों जो है वो नोट करना भी कोशिश करिए, क्योंकि ये सारे फैक्ट जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सभी तथ्यों पर आधारित है। चाहे वो छत्तीसगढ़ पीएससी हो, व्यापम हो, यूपीएससी हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित ये तथ्य जो है मैं आपके लिए संकलित करके लाता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। आपको इस तरह के प्रश्न जो हैं वो जरूर दिखाई देते हैं रिपीट होते हुए, तो याद करते भी चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं कहानी को। 1922 के बाद 1923 में जब हम पहुंचते हैं, 1923 में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, हिंदू महासभा के तेज बहादुर सप्रू, टीबी सप्रू की बात कर रहा हूं मैं, तेज बहादुर सप्रू साहब ने एक एक्ट बनाने का प्रयास किया था। एक्ट था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, यहाँ कॉमनवेल्थ का मतलब राष्ट्रमंडल है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन आज कहलाता है जो कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे। यह एक्ट जब बनाने का प्रयास किया गया तेज बहादुर सप्रू के द्वारा, किन्हीं कारणवश इसे पूरे भारत में स्वीकार नहीं किया गया और इस तरह से संविधान लिखित रूप में बनाने का यह प्रयास भी असफल हो गया था। बात आई गई हो चुकी थी और हम आगे बढ़ चुके थे ये सब भूल करके। समय समय पर हम अंग्रेजों से एक अच्छे संवैधानिक ढांचे की मांग या स्ट्रक्चर की मांग कर रहे होते थे और इसमें अंग्रेज अक्सर अपने तरफ से भेजे जाने वाले संवैधानिक प्रावधानों को तवज्जो दिया करते थे या ज्यादा उन पर जोर दिया करते थे। इन्हीं बात से नाराज होकर भारतीयों ने अपना संविधान बनाने का एक बार फिर से विचार किया और हम पहुंचते हैं इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, 1928, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस पर बहुत से प्रश्न
पहले भी पूछे जा चुके हैं। ये पूरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। 1928 का समय, नेहरू रिपोर्ट, आप कह सकते हैं कि भारत में या ब्रिटिश भारत में लिखित संविधान का यह पहला रूप था। याद रह जाएगा, ब्रिटिश भारत के भीतर लिखित संविधान का पहला रूप किसे कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट को कहते हैं। और यहां ध्यान रखने की जरूरत है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। ध्यान रखिए, 9 सदस्यीय दल था जिन्होंने मिलकर के नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। और क्यों की थी इसका किस्सा है। एक अंग्रेज मंत्री जो उन दिनों भारतीय मामलों के मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने चुनौती दी, यदि भारतीयों में इतना ही सामर्थ्य है तो अपना संविधान खुद से क्यों नहीं बना लेते। चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। ध्यान ये रखने की जरूरत है, नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए जो 9 सदस्य शामिल हुए थे उनमें 2 युवा सदस्य भी थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। जहां जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी में सचिव के पद पर थे, सुभाष चंद्र बोस एक सदस्य के रूप में थे। बहुत सारे मामलों पर नेहरू रिपोर्ट आज के संविधान का आप कह सकते हैं अग्रगामी दिखाई देती है। इसमें वो सारी मांगे भी शामिल थी जो आज के संविधान का बहुत जरूरी हिस्सा है। क्या थी वो मांगे? मांगे थी कि आप जब भी संविधान बनाएं तो अल्पसंख्यक हित ध्यान में रखें, आप स्त्री और पुरुष की बराबरी का ध्यान रखें, आप मूल अधिकारों का ध्यान रखें, और उन सबसे बढ़कर एक मांग थी एक अखिल भारतीय देश की स्थापना, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ये सारे फैक्ट मैं यहां मेंशन किया हूं, आप छोड़ जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मौलिक अधिकार की मांग थी, अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग थी और एक अखिल भारतीय संघ बनाने की मांग भी की गई थी। यहां अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार नहीं किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था? यानी कि सीटों में अलग अलग धर्म जाति के आरक्षण आदि को स्वीकार नहीं किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। और यही कारण था कि उस समय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। विरोध भारत की देसी रियासतों के द्वारा भी हुआ। यह विरोध होने का कारण था अखिल भारतीय संघ की मांग। देसी रियासतें नहीं चाहती थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो और उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, इसलिए वो इस बात का विरोध कर रही थी। नेहरू रिपोर्ट बनाने के दौरान बहुत सारी बहस भी हुई। बहुत सारी बहसों के बीच में से एक बहस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यहाँ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू से भिड़ गए थे इस बात को लेकर कि जब हम हमारा संविधान बना ही रहे हैं तो हम आखिर की बात क्या थी? डोमिनियन स्टेट की मांग या डोमिनियन स्टेट का दर्जा इस संवैधानिक प्रावधान में लिखा गया था। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का अगर हम सरल शब्दों में अर्थ समझे तो भारत एक ऐसा देश बन जाता जो आंतरिक मामलों में अपना शासन तो खुद चला लेता, परंतु उसे हर विदेश मामले या हर बड़े निर्णय के लिए अंग्रेजों का मुंह ताकना पड़ता। हम एक ऐसा संविधान बनाना चाह रहे थे या बनाने जा रहे थे। इस बात को लेकर दोनों युवा नेताओं ने विरोध भी दर्ज कराया था। विरोध इतना तगड़ा था कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू में कई दिन तक बातें भी नहीं हो रही थी। और ये दोनों युवा नेता, जिनमें जवाहरलाल नेहरू अपने पिता का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी नेहरू रिपोर्ट बनने के दौरान। बहरहाल नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया और देसी रियासतों के विरोध का इसे सामना करना पड़ा था। इसके बाद और भी कुछ प्रयास हुए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से 14 सूत्रीय मांग के रूप में एक संवैधानिक ढांचा देने का प्रयास किया, या हम कहें महात्मा गांधी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग का प्रयास किया गया था। इरविन उस समय वायसरॉय हुआ करते थे। ये दोनों मांग खारिज कर दी गई, ये दोनों मांग समाप्त कर दी गई और बात आई गई हो गई। हालांकि इस बीच हम पहुंचते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के दौरान, 1929। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार ये जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा है ना, वो छोड़कर हमने पूर्ण स्वराज मांगने का प्रयास किया था। जगह थी लाहौर। कांग्रेस का सम्मेलन था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया। तय किया गया कि भारत हर बार अब अपना स्वाधीनता दिवस मनाता रहेगा। ये स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए ही 26 जनवरी की तिथि चुनी गई थी। बस यही कारण है कि देश जब 15 अगस्त को आजाद हो भी गया ना, तो भी हम इस 26 जनवरी जब हम
तय किए थे कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उस दिन को याद करते हुए जब संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो हम उसे संविधान दिवस या संविधान का गणतंत्र दिवस ना मान करके हम 26 जनवरी तक रुके और हमने 26 जनवरी को देश का संविधान लागू कर दिया। क्यों? उस 26 जनवरी की याद में। ये सब कुछ 1929 लाहौर सम्मेलन में हुआ था, कांग्रेस सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आगे के क्रम में 1934 में पहुंचते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण नेता एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा एक ऐसी सभा होती, एक ऐसा असेंबली होता जो आगे चल के भारत के लिए संविधान बनाने का काम करता। तो इस मांग को बड़े स्तर पर रखने का काम एमएन रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1936 जगह थी फैजपुर सम्मेलन या फैजपुरा सम्मेलन। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मंच से एक बार और कहा कि हाँ, हमें संविधान सभा की आवश्यकता होगी और इस संविधान सभा के आधार पर ही हम देश के संविधान को गठित करेंगे। 1938 में यह बात फिर दोहराई गई और एक बात और जोड़ी गई बात थी वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी चुनाव के आधार पर संविधान सभा के सदस्य चुने जाए और ये चुने हुए सदस्य ही आगे चल के हमारे देश का संविधान बनाए। ये सब कुछ इस दौरान घटित हो रहा था जबकि अंग्रेज अपनी तरफ से एक अधिनियम लेकर के आए थे। अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम आज भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन जब यह अधिनियम आया तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। आलोचना के दौरान तो जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कह दिया था कि यह संविधान एक इस तरह का मशीन दिखाई देता है जिसमें ढेरों इंजन हैं पर ब्रेक कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये सारे घटनाक्रम के दौरान हम संविधान सभा बनाने तक नहीं पहुंच सके थे। 1940 में अंग्रेजों ने जो मांग थी कि भाई मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनाई जाए, इसे स्वीकारा और अगस्त प्रस्ताव का नाम आप दे सकते हैं इसे। तो 1940 अगस्त प्रस्ताव, क्या बात हुई थी इसमें? बात यह हुई कि भाई संविधान सभा बनाने के लिए एक निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें लोग मताधिकार के माध्यम से लोग चुने। इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार लिया था अंग्रेजों ने, सन था 1940 और इसे अगस्त प्रस्ताव का नाम भी दिया जाता है। बात करेंगे 1942 के समय आते आते तक अंग्रेज एक और लॉलीपॉप, हाँ मैं इसे यही कहूंगा क्योंकि ये प्रलोभन ही तो था। अंग्रेज एक प्रलोभन लेकर के आए। उन्होंने कहा कि हम भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे और भारत के संवैधानिक मामलों को कुछ हद तक छूट देते हुए कुछ नियंत्रण अपने हाथ में अभी भी रखेंगे। प्रस्ताव लेकर के आए थे क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स। जब ये क्रिप्स ये प्रस्ताव लेकर के आए, इस प्रस्ताव को हमने एक सिरे से खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को लाने वाले क्रिप्स और उनके प्रस्ताव के बारे में कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, हिंदी में कहें उत्तर दिनांकित चेक को क्या कहते हैं? हुंडी। तो ये गांधी जी का कथन बहुत बार पूछा है कि गांधी जी ने किस बारे में ये कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जिसका डेट निकल चुका है। इसमें बाद में किसी व्यक्ति ने एक लाइन जोड़ दी थी, वो भी ऐसे बैंक का जो डूबने वाला है। डूबने वाले बैंक के रूप में हम यहाँ ब्रिटिश प्रशासन को देख सकते हैं। कई किताबों में ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ऐसा लिखा रहता है, लेकिन ये कहीं प्रमाणित नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा हो। हाँ, स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में जवाहरलाल नेहरू के विचार जो है वो आप मुझसे जान सकते हैं। स्टैफर्ड क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू शैतानों का वकील कहा करते थे। ये सब कुछ घटित हो रहा था 1942 में। भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया अंग्रेजों के इस प्रलोभन को। बात आगे बढ़ी और 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था भारत में अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच आए हुए डिफरेंसेस को दूर करने का प्रयास करना। तब तक भारत में अलग अलग दल, हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो या फिर जाति जनजाति के आधार पर बने हुए जो संगठन है वो सब सक्रिय हो चुके थे और इन सब को एक साथ बैठाने का प्रयास शिमला में किया गया। लॉर्ड वेबल उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। मीटिंग तो हुई लेकिन पूरी तरह से असफल साबित हुई और इसलिए हम वेबल प्लान को या शिमला सम्मेलन को अ बिग फेलियर या एक बुरी तरह से फ्लॉप शो कह सकते हैं। बात आगे बढ़ी और 1946 के समय तक पहुंची। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। अब भारत के संविधान को हम पास आता हुआ देख पा रहे थे
कैबिनेट मिशन 3 सदस्य इसमें शामिल थे, जाहिर सी बात है एक अध्यक्ष और 2 मेंबर। इन 3 सदस्यों में एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, क्रिप्स थे, वही क्रिप्स शैतानों के वकील स्टैफर्ड क्रिप्स की बात कर रहा हूं, और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति इस कैबिनेट मिशन को लेकर भारत पहुंचे और भारत का भ्रमण करने के बाद, भारत का दौरा करने के बाद उन्होंने तय पाया कि ये पॉसिबल है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, वो भी निर्वाचन के आधार पर, और ये संविधान सभा ही भारत का आइन, भारत का मुकद्दर, भारत का मुस्तकबिल, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दे। तो यहां तक हमें पहुंचने में इस क्रम का पालन करना होगा, ये सब याद रखना पड़ेगा, सारे फैक्ट आपको। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आप संविधान सभा तक पहुंच गए होंगे, जिसका प्रयास या जिसकी मांग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक से दिखाई देती है और जो समाप्त होते हुए दिखाई देता है कैबिनेट मिशन आते आते। आगे अगले वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा गठित हुई, अंग्रेज भारत में किस किस तरह के प्रावधान ला करके शासन करते थे, ये सब हम वीडियो दर वीडियो जानते चलेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या हम संविधान जारी रखें, ये जरूर बताइएगा, और आपके लाइक ये तय करेंगे कि हम ये जारी रखें या नहीं। इसलिए यदि पर्याप्त संख्या में मुझे लाइक नहीं दिखते हैं या कमेंट नहीं दिखते हैं तो मैं समझ करके चलूंगा कि आप शायद संविधान इस वीडियो में या इस माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते, और मैं इसे यही रोक दूंगा। हमारे पुराने वीडियो हम जारी रखेंगे, और यदि चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए। अच्छा लगा आपसे मिल करके, मुलाकातें इसी तरह होती रहेंगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। मिलते हैं।